कमिंग। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? आज पढ़ाना है पिट्यूटरी ग्लैंड। शांत हो जाइए भाई आप लोग। गुड इवनिंग। हम लोग इससे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़े थे ना। उसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, उसके कौन कौन से हार्मोन्स है ये भी पता है ना? पूछ लेते हैं एक बार। आर यू रेडी? ये बताइए जो हाइपोथैलेमस है उसकी ओरिजिन किस लेयर से हुई है? एक्टोडर्मल। लोकेशन? बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? It is also known as master gland. क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस। क्यों? क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है। हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस। समझ में आया? ओरिजिन इसकी क्या होगी? बात नहीं। ओरिजिन क्या होगी बताइए? एक्टोडर्मल ओरिजिन। समझ में आया? और लोकेशन की बात की जाए, क्या होगी? इन द कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। हम लोगों ने बोन्स के बारे में पढ़ा था। फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और इथमॉइड बोन और स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन हमारे ब्रेन का बेस बनाती है, बताया भी था। तो क्या है इसकी लोकेशन? तब भी मैंने बताया था कि इसकी जो स्फिनॉइड बोन की कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं? सेल्ला टर्सिका। और उसी कैविटी में क्या प्रेजेंट रहती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। उस टाइम भी मैंने बताया था। प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन जिसको क्या कहते हैं? सेल्ला टर्सिका। नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या है। तो
ऑप्शन में स्फिनॉइड बोन दे दिया या फिर सेल्ला टर्सिका दे दिया, दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है। सेल्ला टर्सिका नाम जरूर याद रखना, समझ में आया। ओरिजिन की बात हो गई इसकी, है ना। लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। और ब्रेन का बेस कौन बनाता है? स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन बनाती है, समझ में आया। तो लोकेशन की बात हो गई। फंक्शन क्या होगा? अगर फंक्शन की बात की जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा? कंट्रोल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे मेन फंक्शन है कंट्रोल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछा गया कि इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, और ऑप्शन में आ गया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो आप लोग ये कंट्रोल का नाम सुनते हैं, हाइपोथैलेमस मत लगाना। इंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, समझ में आए? कंट्रोल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करती है? हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, और अदर जितनी भी ग्लैंड्स होती है उनको रेगुलेट करती है ना। पॉइंट वाइज लिखना। हार्मोन प्रोडक्शन अभी हम बताएंगे कि कौन कौन से, और इसके हार्मोन्स और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो मैंने पूरा टेबल बना के करवाया था कल, वो बिल्कुल कोरिलेट है, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता था ना। तो वो हार्मोन्स प्रेजेंट किसके पास थे? पिट्यूटरी के पास। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट किसके पास है? पिट्यूटरी के पास। लेकिन उसको इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स कौन भेजता था? हाइपोथैलेमस। जब तक हाइपोथैलेमस के पास से सिग्नल नहीं आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स नहीं सिक्रीट करेगी, नहीं करेगी। हार्मोन प्रोडक्शन हो गया ना। रेगुलेट अदर ग्लैंड लाइक थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, और कौन सी, और कितनी ग्लैंड्स हैं? अभी सब एक एक करके पढ़ाएंगे, समझ में आया? इसका फंक्शन समझ में आ गया ना। और भी फंक्शन है ये कंट्रोल बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स को, जैसे ग्रोथ ये रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, तो बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स को ज्यादा रिलीज कर दिया। अभी हम पढ़ाएंगे कि ज्यादा रिलीज होने पर क्या होता है। अरे ज्यादा रिलीज होगा ग्रोथ तो ज्यादा हाथ पैर इतने लंबे हो जाएंगे ना। हाथ पैर कैसे लंबे होंगे? और नहीं, अगर नहीं रिलीज हुआ, कम मात्रा में हुआ, तो आदमी बौना हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर प्यूबर्टी के बाद में ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा? लंबा हो जाएगा। शरीर तो नॉर्मल रहेगा, हाथ पैर इतने लंबे। किसी किसी को देखा होगा कि आदमी कद में छोटा, उसके हाथ पैर लंबे, देखा होगा ना। और किसी किसी को देखा होगा लंबाई ज्यादा होती है लेकिन उसके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं ना। और होगा कंट्रोल बॉडीली फंक्शन, बॉडी के अदर फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। जैसे
ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इतनी बात सबको समझ में आई। अब संध्या उठेंगी और एक बार सबको समझाएंगी। नहीं तुम बैठो। अगर चेयर टूटी तो तुमसे भरपाई करवानी, तुम्हें ही भरपाई करनी पड़ेगी। देखो तुम्हारी बहन तुम्हारी हेल्प कर दी ना। हम लोग क्लास में नहीं हैं। बहन नहीं हुई, क्लास में नहीं हैं। इतनी बात समझ में आई। आप देखेंगे जो पिट्यूटरी होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पिट्यूटरी को पहले बात तुम कुछ खाए हो ना। एक तो हो गया, हमने कुछ लिखवाया था इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? बताइए। इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं बताइए। आगे होता है इंटीरियर बताओ। एक तो इंटीरियर, एक पोस्टीरियर। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी समझ में आया। एडिनो हाइपोफाइसिस। हमने एक चीज बताया था जब हम हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये पोस्टीरियर। तो हमने बताया था जितने भी हार्मोन्स होते हैं सब किस में काम करते हैं, कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये तो फॉल्स, इसको क्या क्या कहा जाता है? मान लो क्वेश्चन में आ गया फॉल्स एंटीरियर पिट्यूटरी किसे कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को या पोस्टीरियर? तो क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। क्यों? क्योंकि ये केवल दो टाइप्स के ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जिनको ये केवल हाँ, इनको केवल अपनी कैविटी में रखने का काम करते हैं, ना कि ये सिंथेसिस। ग्लैंड का काम क्या होता है? हार्मोन सिंथेसिस करना, यही तो काम होता है। लेकिन इसका काम हार्मोन सिंथेसिस करना नहीं है, केवल एंटीरियर पिट्यूटरी ही हार्मोन सिंथेसिस करती है। बात समझ में आया? नोट कर लो इसको।
बैठ जाओ। सही तो हो रहा है। बात समझ में आई इतनी? डाल दिया। अभी तक कहाँ थे? पिट्यूटरी के टू पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहेंगे? एडिनोहाइपोफाइसिस। नाम याद रखना, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो नाम है। और एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी का होता है वो 75% भाग एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। 75%। 75% भाग किसका होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी का। हाँ, और इसका कितना भाग बचेगा? 25%। यही तो बचेगा ना। और एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 लोब्स होते हैं, लेकिन किसके केस में? एनिमल्स। ह्यूमंस के केस में इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं। हम इसी डायग्राम में बनाए दे रहे हैं। ये ह्यूमंस के केस में जो एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 लोब हैं ये एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स के केस में ये दोनों अलग अलग रहते हैं। और बाकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका एक ही भाग रहेगा। समझ गया? इसको इरेज करके लिख भी देते हैं। पार्ट्स डिस्टैलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। इधर ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया? ये तो हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ गए? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ध्यान से देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा। समझ गया? हमने क्या बताया? जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके 2 लोब्स हैं। कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स। पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। समझ में आया? ये वाला जो भाग है वो क्या है? पार्स डिस्टैलिस। और जो ये छोटा सा पार्ट है ये क्या है? पार्स इंटरमीडिया। ये वाला। और इस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका केवल एक लोब होता है, केवल एक सिंगल लोब। उसको क्या कहेंगे? पार्स नर्वोसा। बात याद रखना। समझे? इट हैज 2 लोब्स। हम यहां क्या लिखेंगे? हमने वहां लिख भी दिया। इट हैज 2 लोब्स। अगर आ गया ह्यूमंस के केस में तो इसके भी एक ही लोब बन जाएगा। ये दोनों लोब एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया? ह्यूमंस के केस में इट हैज 2 लोब्स। नंबर 1 पार्स डिस्टैलिस, और इट हैज सिंगल लोब। वन लोब। कौन सा? पार्स नर्वोसा। नाम याद रखना भाई।
और डायग्राम में तो आप समझ ही गए हैं, जिनका स्कूल एग्जाम है वो डायग्राम जरूर बनाएंगे। जो लोग स्कूल एग्जाम में स्कूल के एग्जाम में, देखो आप लोगों को डायग्राम नहीं, भाई कॉलेज मतलब स्कूल कॉलेज में स्कूल अरे मैम तो कोई पढ़ा रहा है उसके लिए सपोर्ट मुझे को नहीं ना हां फिर ना इतनी जल्दी मेरे बच्चे से बैकअप टेस्ट करने का केस हो जाएगा। कौन तुम नहीं कर पाती क्या? न्यूमेरिकल्स नहीं आते? लड़कियां नहीं कर पाती ऐसा कहाँ? मतलब मैम ऐसा नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तुम कर लेते? लड़की को मतलब पता नहीं जो बता देना आई बड़े हमारे भी जाएंगे। लड़कियों के ऊपर मत बोलिए, यहाँ की जो प्रमुख है वो लड़की ही है, सृष्टि अवस्थी। कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी। हाँ देखो आ गए ना अपनी जगह। इन ह्यूमंस, इधर ध्यान दीजिए, इन ह्यूमंस इट इज merged with pars distalis। मयंक इन ह्यूमंस इट इज मर्ज विथ पार्ट्स डिस्टेलिस, मैंने लिख दिया। ह्यूमंस के केस में, अदर ऑर्गेनिज्म में दोनों अलग अलग रहते हैं। इतनी बात याद कर लो। उसके बाद नोट, हम नोट डालो पॉइंट और लिखवा देते कुछ। अगर अदर ऑर्गेनिज्म में ये फ्यूज नहीं है मैम तो इसमें क्या होगा? क्या ये हार्मोन्स बनाएगा? इसमें केवल एक तरह का हार्मोन्स, मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाम सुना था आप लोगों ने हाइपोथैलेमस में। मेलानिन का काम क्या होता है? मेलानिन, मेलाटोनिन नहीं, मेलानिन। कलर, हमारी आंखों का कलर, किसी का भूरा होता है, हाँ, स्किन का कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। वो किस कारण होता है? मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स इंटरमीडिया के में प्रेजेंट होता है, बनाता है मतलब। तो 2 पॉइंट नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के 2 पॉइंट लिखो, नोट डालो, इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। इन ह्यूमंस, जो मैंने ये लिखा दिया, ये भी एक पॉइंट है। इन ह्यूमंस पार्ट्स इंटरमीडिया merged with pars distalis, जो बोल रही है और ये तो चाहते यार अरे नहीं अब जैसे देख लो भैया, मैं आपको समझ के बताता हूँ। पार्स डिस्टेलिस, हमने जो कंटेंट लिखा है वो पीएचडी का है। पीएचडी का पूरा नहीं, मेन टॉपिक जो कि मतलब इससे इंपॉर्टेंट हो, समझ में आया? वही तो, और क्या बुक्स होती। लिखो, ये भी तो टीचर हैं, अभी रिसेंटली नीट पढ़ा ही रही हूँ। लिखो, with pars distalis, so all hormones belong to pars distalis।
बिलोंग टू पार्स डिस्टैलिस। ह्यूमंस के केस में पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया एक दूसरे से फ्यूज्ड रहते हैं ना। और जो भी आल हार्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ पर बनते हैं, पार्स डिस्टैलिस में। समझ में आया? कहाँ से बिलोंग करते हैं, पार्स डिस्टैलिस। अगला पॉइंट लिखो, इन एनिमल्स इतनी जल्दी रहती है तुमको, कहीं दूर से जाना रहता है क्या? कहाँ? बस तुमको हंसने को कह दो बस। इन एनिमल्स पार्स इंटरमीडिया इज सेपरेट। पार्स इंटरमीडिया इज सेपरेट। It has only one hormones, MSH, melanocyte stimulating hormone. Only one hormone, MSH, melanocyte stimulating hormones. बात समझ में आई? इतनी क्लियर हो गई? समझ में आया? अब हम आपको लिखवाएंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स। कोई इसमें से ऐसा बच्चा है जिसको सारे हार्मोन्स याद हो? कोई है अच्छा बच्चा? खड़े हो जाओ, उसको बंद करके खड़े हो जाओ। आप बताओ और हम लिख रहे हैं। हम उसी टेबल के माध्यम से लिखेंगे, नेम, टारगेट और फंक्शन। रुक जाइए 1 मिनट। पिट्यूटरी हार्मोन, नंबर 1, पहले उसका नेम लिखेंगे और फिर टारगेट लिखेंगे, टारगेट, और फिर फंक्शन। सबसे पहले कौन सा आएगा? जीएच क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। और जीएनआरएच क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना नहीं, ऑप्शन में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। मान लो पूछ रहा ग्रोथ हार्मोन्स और ऑप्शन में जीएन लिखा है, जीएच लिखा, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। इसका टारगेट कहाँ होता है? कोई स्पेसिफिक टारगेट है? पूरी बॉडी पार्ट्स में होता है, ऑल ओवर बॉडी। समझ में? फंक्शन क्या होता है? छोटा करना और ग्रोथ का फॉरवर्डिंग है, हाइट को कम करना और ग्रोथ। अच्छा नकल कर लो। इधर से एक हार्मोन्स ये बताएंगे, एक हार्मोन्स आप लोग बताएंगे। अब तुम ही बताओ, खड़े हो। बस हड्डी को बढ़ाना, ग्रोथ हो जाएगा। ओवरऑल मतलब पूरी फिजिकल जितनी भी बॉडी रहती है उसकी ग्रोथ करवाना। हम क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल
बॉडी ग्रोथ, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, चाहे वो हाथ, पैर, नाक, जीभ। सब चीज से बढ़ता है। अब एक चीज मान लो कि यहाँ हाथ की हड्डी बढ़ गई, एक हाथ की हड्डी बढ़ गई और एक हाथ उतना ही बड़ा है, तो फिर क्या होगा? ऑल ओवर, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं ना। दूसरा बताओ। MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इसका टारगेट क्या होगा? मेलानोसाइट, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहती है? काला नीला भूरा। मेलानिन में। मेलानिन तो एक पिगमेंट है। वही मतलब है, काला नीला भूरा। इसका टारगेट क्या होगा? मेलानोसाइट, जो कि मेलानिन नाम के पिगमेंट का सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन करता है ना, सिक्रीट करता है, जो कि हमारी बॉडी का कलर, कोई गोरा है, कोई काला है ना। किसी की आंखें भूरी है, किसी की नीली है, किसी की काली है, किसी के हेयर रेड है, किसी के हेयर रेड है, किसी के ब्लैक है ना। डिफरेंट टाइप के कलर्स भी होते हैं। सिक्रीशन ऑफ मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट। और तीसरा क्या है बेटा? PRL क्या होता है? अच्छा, PRL और PRH ये क्या है? इधर ये दोनों क्या है? हाँ, ये क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। गुड, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में दे सकता है। PRL का मतलब प्रोलैक्टिन और इस P का मतलब भी प्रोलैक्टिन होता है। इस P का मतलब भी प्रोलैक्टिन होता है। R से मतलब रिलीजिंग हार्मोन, S से हार्मोन। समझ में आया? इसका काम क्या रहता है? मिल्क का सिक्रीशन करना। मिल्क की सिंथेसिस नहीं करता है, मिल्क की सिंथेसिस नहीं करता है, मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। और इसका टारगेट क्या होगा? मैमरी ग्लैंड। काम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ। इतनी बात सबको समझ में आई? समझ में आया? इसका काम होता है मिल्क का सिक्रीशन कराना आफ्टर बर्थ, लैक्टोजेन करवाना। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन से ही आपको समझ में आता है ना, लैक्टिन मिल्क से रिलेटेड है। जो आता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड।
तो दूध दही बनाता है। इतना आप लोग। और कौन सा है चौथा, कौन सा है? TS, थायराइड पीछे वाली सीट पे बात हो रही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, टारगेट टारगेट क्या होगा? थायराइड ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ होता है थायराइड ग्लैंड? बताइए, ये क्या नाम तो होगा कुछ? लैरिंग्स में नहीं, गले में होता है। प्रेजेंट इन द नेक रीजन, लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर। ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से? बताइए। अच्छा लग रहा है पढ़ने में? चले जाओ। समझ में आया? TSS मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और इसका टारगेट होगा थायराइड ग्लैंड। और ये 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है, T4 और T3, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे थायराइड ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब। सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, समझ में आया? और पांचवा कौन सा है? ACTH का फुल फॉर्म बताइए, बताओ। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन्स। टारगेट क्या होगा? एड्रीनल ग्लैंड। और हाँ, ये जो हार्मोन्स होता है, जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे कि एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका मेड्यूला और एक कॉर्टेक्स। और इसकी पोजीशन कहाँ होती है एड्रीनल ग्लैंड की? कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर, अपर पार्ट ऑफ किडनी। 2 एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, 2 किडनी तो 2 एड्रीनल ग्लैंड। समझ में आया? पोजीशन भी याद रखो। कहां से रिलीज होता है? कॉर्टेक्स रीजन से। समझ में आया? रिलीज ऑफ कॉर्टिकॉइड। समझ में आया? इसके बाद कौन सा है? याद करो, याद करो, आपने क्या पढ़ा था अभी तक? आपने क्या पढ़ा था?
हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके बाद क्या पढ़ा था? GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन पढ़ा था ना, GnRH गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन में टू टाइप्स के हार्मोन्स होते थे, कौन कौन सा? LH, और जो कि आप रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था? F फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है? क्या चीज? इसका काम बताओ, FSH का। ओवरी का फॉलिकल नाम से ही पड़ता, ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाता है। और रप्चर कौन करवाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, है ना। हमने पढ़ाया था प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ग्रेफियन फॉलिकल जब बन जाता है लास्ट में, तब वो रप्चर होकर ओव्यूल बाहर आ जाता है ना, तब जाके रिप्रोडक्शन होता है। हर मंथली ये होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ में आया? टारगेट क्या होगा? ओवरी टेस्टिस। अब ये मत लगा देना कि केवल ये फीमेल्स में होता है, भाई गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनाड्स के अंदर मेल फीमेल्स दोनों आएंगे ना, ओवरी और स्पर्म दोनों आएंगे, ओवरी और टेस्टिस। ये हो गया फीमेल्स के अंदर ओवरी, समझ में आया? और फीमेल्स के अंदर टेस्टिस, समझ में आया? ओवरी और टेस्टिस दोनों में होता है। इसका क्या होता है? ओवरी में क्या कराएगा? ग्रोथ ऑफ ओवरी के अंदर क्या लिखेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। नाम से ही फॉलिकल है, तो इसका मतलब ओवेरियन फॉलिकल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। उसके बाद टेस्टिस में क्या करवाता है? स्पर्मेटो, वो ओजेनेसिस को प्रमोट करता है। हम ये लिख सकते हैं, प्रमोट ऑफ ओजेनेसिस, लिख लो, प्रमोट ऑफ और इसके अंदर लिख सकते हैं टेस्टिस के अंदर प्रमोट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आया? रुक जाओ, सर बोलते हैं कि 5-10 तक तो कम से कम। आज पता तक का क्या है? लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हार्मोन्स बचा है?
ल्यूटिनाइजिंग LH। क्या LH केवल फीमेल्स के अंदर पाया जाता है? मेल्स के अंदर भी पाया जाता है। फीमेल्स के अंदर क्या काम रहता है इसका? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, समझ में आया? ये टारगेट क्या होगा इसमें? ओवरी और टेस्टिस। फंक्शन क्या होगा? रप्चर्ड द ओवेरियन ग्राफियन, क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल, समझा? रप्चर्ड द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, रप्चर्ड द ग्राफियन फॉलिकल। आपने ओवरी देखा था, ऐसा कुछ ओवरी बनाया था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ना। फॉलिकल रप्चर्ड होंगे तब ओवा का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स रप्चर्ड होंगे तो रप्चर्ड होने के लिए, इसकी ग्रोथ करवाने के लिए तो FSH रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसको रप्चर्ड करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की मदद से रप्चर्ड होगा। और क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा ना। होगा ना ओव्यूलेशन। अब मेल्स के अंदर क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि तुम देख के पढ़ रहे हो। बताओ इसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, हाँ, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। आपने पढ़ा था जब स्ट्रक्चर देखे थे, हमने डायग्राम बना के बताया था। लीडिक सेल, कुछ याद आया? टेस्टिस के अंदर लीडिक सेल्स, समझ में आया? हाँ, कौन सा हार्मोन्स बनाती है? एंड्रोजन। क्या फॉर्मेशन करती है? एंड्रोजन। आल्सो नोन एज। टेस्टिस के अंदर क्या कहेंगे? काट रहा, देखो ये लाइन काट रही है ना, तो इन दोनों लाइनों को हल कर लो ना, एक्स वाई वैल्यू। ये दोनों लाइन सर इससे, हाँ, इससे हल कर लो। समीकरणों से। हाँ, समीकरण हल कर लो तो ये पॉइंट आएगा। इसे ये लाइन हल कर लोगे तो ये बिंदु आ जाएगा। ले आओ एक अपन नोन करे को करा। एक्ट ऑन अब तो इच्छा कहा जो मेरी का तुम करोगे। समझ में आया? नेटवर्क सब है, अब चाहे काम है का और क्या करके synthesis एक करता ज्वाइन है? करके हम कर दे। हाँ, हम क्या करी भाई, सारे आदमी हमारे समझ में आया? एंड्रोजन।
लगा हुआ चलती यार। नोट कर लो। अरे बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। मेल्स के अंदर लिख लो, इन मेल्स आल्सो नोन एज, नबीना आज जाओ ना। अरे नुका तुम नोट कर लो। और उसके बाद अरे नहीं ये प्रिंस कुमार बस हो गई छुट्टी, तुमने कह दिया, बस हो गई। कदी लगाई। क्लासरूम में पाठ क्या जी? इनसे कह रहे हैं कल से क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास शुरू हो